अनुराग जी, मोदी सरकार को 9 साल हो गए हैं। विपक्ष आपसे बिल्कुल खुश नहीं है। विपक्ष कहता है 9 साल 9 सवाल, 9 बड़े सवाल आपसे पूछ रहा है। सरकार कहती है 9 साल लेकिन 9 सवाल। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि 9 साल में आपने क्या किया। कोई 9 साल की 9 उपलब्धियां तो गिनाइए। देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने अवसर दिया नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को। सुधीर जी, मैंने 10 साल पहले की अगर आपको बात बताऊं तो आपने भी उस समय देखा कि कांग्रेस के कालखंड में एक के बाद दूसरा भ्रष्टाचार के नए नए उदाहरण दिखते थे, नए नए आरोप लगते थे और घोटाले के बाद घोटाला बाहर आता था। लोगों को सरकार में विश्वास खत्म हो गया था। ना नेता दिखता था, ना नेता ईमानदार था, ना नीतियां किसी काम की थी और नीयत में तो पूरा खोट था। उम्मीद कहां दिखी जब 2014 का चुनाव आया और मोदी जी का नाम सामने आया। और मैं कहना चाहता हूं, 9 वर्ष की पहचान सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। सेवा भाव के साथ मोदी जी ने काम शुरू किया। प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक के रूप में किया। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके गुड गवर्नेंस, हम सुशासन की बात करते हैं, उसमें इतनी पारदर्शिता लाए और जवाबदेही सिस्टम की तय की कि 9 साल ईमानदारी से मोदी जी की सरकार चली। गरीब कल्याण, ये सेवा भाव से ही निकलता है, सुशासन से ही निकलता है। 27% गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए। गरीबों के लिए लगभग 4 करोड़ पक्के मकान बनाकर देना, 12 करोड़ शौचालय बनाकर देना, 9 करोड़ 60 लाख बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर। अगर मैं इसको दूसरी तरह से आपके सामने रखूं और आपके माध्यम से देश के सामने, तो जो कभी सोचा ना था पक्का मकान मिला, कभी सोचा ना था रसोई गैस का चूल्हा मिला, खाना बनाने को मिला, जो सोचा ना था 5 लाख का इलाज आयुष्मान भारत में मुफ्त में मिला, जो सोचा ना था नल से जल मिला, जो सोचा ना था शौचालय मिला, सोचा ना था बैंक का खाता मिला, डिजिटल पेमेंट का अवसर मिला, सोचा ना था धारा 370 हटाई और जो कभी सोचा ना था दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण किया। 9 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया, यह भी कभी सोचा ना था। क्या इन 9 वर्षों में कुछ ऐसा भी हुआ जो आपने ना सोचा था? निश्चित तौर पर कोविड के समय सोचा ना था, लेकिन चुनौती आई। मोदी जी जैसा नेतृत्व था, तब जाके मोदी जी के नेतृत्व में कोविड वैक्सीन भी बनी, 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में भी लगी। 160 देशों को वैक्सीन देने का काम भारत ने किया। कभी लेने वाला था, आज मदद देने वाला बना है, मदद लेने वाला नहीं। दूसरा, यूक्रेन का युद्ध, सूडान की समस्या, ये जो लीबिया में हुआ और फिर अफगानिस्तान नेपाल में हुआ, ये बहुत बड़ी चुनौतियां थी। 19,000 लोगों को नेपाल, अफगानिस्तान, सूडान, सीरिया, इन सबसे निकाल कर लाए और यूक्रेन से 23,000 लोगों को, छात्रों को, और वो भी युद्ध विराम करा के 2 देशों के बीच में, तब भारत के युवाओं को निकाला। ये दुनिया में एक ही व्यक्ति कर पाया, नरेंद्र मोदी जी के कारण। कभी सोचा ना था। ये भारत के बढ़ते कदम हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज भारत की छवि, कभी भारत नजरें मिला के भारत के नेता नहीं देखते थे दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के साथ। आज मोदी जी कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और दुनिया के बड़े नेता, जैसे इटली की प्रधानमंत्री ने कहा, मोदी इज द मोस्ट लव्ड लीडर इन द वर्ल्ड। बहुत बड़ी बात है। किसी ने पांव छू के अभिनंदन स्वागत किया। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने, अमेरिका के राष्ट्रपति अपनी सीट से उठ के आके मोदी जी को गले लगाना और कहना कि मैं आपका इंतजार कर रहा हूं और अमेरिका इंतजार कर रहा है, मेरे पास तो टिकटें खत्म हो गई, इतने आवेदन आ रहे हैं कि आपके साथ लोग मिलना चाहते हैं, स्टार से लेके बड़े बड़े लोग। और फिर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का कहना, मोदी इज द बॉस। ये मोदी जी का सम्मान नहीं, पूरे भारत का सम्मान है, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। मैंने आपकी प्रेजेंटेशन देखी थी, जब आपने एक बार एक प्रेजेंटेशन दी भी थी, लेकिन एक बड़ा सवाल ये आता है, आपको आंकड़े तो सारे याद हैं, फिर भी बीजेपी विधानसभा चुनावों में हार कैसे जाती है? कर्नाटक में कैसे हार गए, हिमाचल प्रदेश में कैसे हार गए? तो लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही।
आपको बड़ा वाजिब सवाल है, लेकिन अगर आप कॉरपोरेशन के चुनाव कहेंगे, नगर पालिका के कहेंगे, विधानसभा के कहेंगे, पंचायत के चुनाव कहेंगे, हर चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं। अब 2014 में मोदी जी 1984 के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की बनी। 84 में भी इंदिरा जी की हत्या के बाद जो सिंपैथी वेव थी, उसके कारण कांग्रेस को इतनी सीटें मिली, उसके बाद कभी नहीं मिली। लेकिन 2019 में हमें अपने काम पर फिर एक बार, और मोदी जी की ईमानदारी पे, नेतृत्व पे पहले से ज्यादा सीटें मिली। और मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर है, हम पिछली बार का 303 का आंकड़ा भी पार करेंगे और 2024 में जनता के आशीर्वाद से फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल आपकी बात सही है, आपका दावा भी अच्छा है क्योंकि आप सरकार के प्रवक्ता हैं, आप ये कहेंगे। लेकिन मैं आपको एक नक्शा दिखाता हूं, ये देखिए नक्शा 2017 का, जिसमें आप देख सकते हैं भूमि क्षेत्र 78% पर बीजेपी का शासन है, 69% जनसंख्या। अब देखिए 2023 घट रहा है, भूमि क्षेत्र 43% रह गया, जनसंख्या 44% रह गई। यानी भारत के नक्शे से बीजेपी सिकुड़ती जा रही है। अगर मैं विधानसभा की बात करूं तो आप जो आंकड़े दे रहे हैं और ये नक्शा जो आंकड़े बता रहा है, ये अलग है। देखिए, अगर आप पूरे चुनाव में देखेंगे वोट का कितना अंतर था। हिमाचल में 0.9%, 1% से भी कम का। इसलिए मैंने कहा कि स्थानीय मुद्दे के बार बहुत आप तो अनुराग जी खुद खिलाड़ी हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, आईपीएल अभी खत्म हुआ है, हर मैच का फैसला 1 रन, 2 रन, 3 रन से ही हो रहा है आजकल। तो अगर आप 1 रन से भी हारे, लास्ट बॉल पर भी अगर आप हारे, तो हार ही है। मैं आपकी बात से सहमत हूं, हार है, लेकिन मैं अंतर गिना रहा हूं। कई बार क्या होता है, आपका वोट शेयर कम नहीं होता, लेकिन बढ़ता है, यानी कि आपका बढ़ गया। दूसरा, दूसरों का कंसोलिडेट होता है, ये भी होता है। और जिस तरह से पिछली बार भी अगर आप देखेंगे 2018 के नतीजे और उसके बाद 2019 के, वो भी दिखाता है कि हमने इन राज्यों में कईयों में बहुत अच्छा नहीं किया था। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी पहले से ज्यादा सीटें जीती। 26/11 के हमले हुए थे, साइलेंट मोड पे उस समय की कांग्रेस की सरकार चले गई थी, मौन हो गई थी। लेकिन इस समय साइलेंट नहीं, स्ट्राइकिंग मोड पे गई थी, जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की। और हम यही नहीं, अपनी सेना को और मजबूत कर रहे हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट से लेकर लेटेस्ट हथियार, और भारत में बना रहे हैं। पहली बार भारत में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का डिफेंस प्रोडक्शन हुआ है। एक्सपोर्ट 16,000 करोड़ का हुआ। स्नो बूट, स्नो सूट तो मिले ही, सीमाओं पर पुल, हवाई अड्डे, सड़कें, ये बनाने का काम हुआ है। ये राष्ट्र आज और सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि नेतृत्व, आंतरिक और बाहरी सुरक्षा दोनों को बड़ी गंभीरता से लेता है। मैं आपको 2004 में वापस लेके चलता हूं। 2004 में बीजेपी ने इंडिया शाइनिंग कैंपेन शुरू किया था, और आप याद कीजिए उस समय हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, कर्नाटक में हार गए थे ऐसे ही, और यही कहते थे कि राज्यों में हार गए लेकिन हम आगे जीत जाएंगे। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में जीत भी गए, और फिर यह हुआ कि नहीं लोकसभा में हम जीतेंगे, तब भी यही लॉजिक रहता था, विधानसभा में लोकल मुद्दे हैं, लोकसभा में हम लोग जीत जाएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि आप हार गए थे। आपको इंडिया शाइनिंग कहीं दोबारा आता हुआ नजर तो नहीं आ रहा है अभी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप देखिए, मैंने आपके सामने कहा, ये जो हमने किया अभी तो गरीबों के लिए और देश के लिए जो मूलभूत सुविधाएं, सड़कों का निर्माण करना, आधारभूत ढांचा खड़ा किया, गरीबों के कल्याण के लिए उनके लिए सुविधाएं दी, लेकिन अभी नींव रखी है। हमें तो विकसित भारत बनाना है, और ये अमृत काल से स्वर्णिम काल की यात्रा 25 वर्ष की, ये उसी दिशा में है। अमृत काल में हमने नींव रखी है स्वर्णिम काल की ओर जाने की, यानी कि विकसित भारत बनाने की। अब समय के साथ साथ लोगों की मांगें भी बदल रही हैं। इसी पे मैं आपसे ये पूछता हूं, देखिए आप तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, बहुत उपलब्धि है, लेकिन जैसे ही जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, अशोक गहलोत हैं, या कांग्रेस पार्टी को आप समझ लीजिए, जैसे ही ये वोटर के पास जाते हैं और कहते हैं कि बिजली फ्री दे दूंगा, पानी फ्री दे दूंगा, लोन माफ कर दूंगा, जैसे ही ये कहते हैं कि बेरोजगारी भत्ता, घर बैठे काम करने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे पैसा दे दूंगा, वैसे ही लोग इनके पास चले जाते हैं। और आपने देखा होगा कर्नाटक में आप इसीलिए हार भी गए। तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो उपलब्धियां हैं ये फील गुड तो कराती हैं, बड़ा अच्छा महसूस होता है हमें बड़ा, हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, लेकिन जैसे ही सीने से नीचे पेट की तरफ जाते हैं तो आदमी ये सोचने लगता है कि पेट कैसे भरेगा।
और पेट के भरने के लिए और जेब भरने के लिए दूसरी पार्टियां मुफ्त में फ्रीबीज दे रही हैं। इसलिए कहानी भी है ना कि या तो मछली परोस के दे दो या पकड़नी सिखा दो। आपको रास्ता चुनना है। अगर देश का निर्माण करना है, देश को मजबूत बनाना है, तो आपको दुनिया की वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्किल्ड मैन पावर भी खड़ी करनी है। युवाओं को काम धंधों पे भी लगाना है, आय के स्रोत भी बनाने हैं। जहां एक और दुनिया में सबसे ज्यादा एफडीआई लाने का काम हम कर रहे हैं। हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और सुदृढ़ कर रहे हैं। हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कहीं नहीं खड़े थे, एक तरह से दुनिया के दूसरे सबसे बड़े इंपोर्टर थे, आज दूसरे सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर बन गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में 1,85,000 करोड़ का हमने एक्सपोर्ट, अगर आप देखेंगे तो किया 58% ज्यादा है उससे पिछले साल से। हम आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेके चल रहे हैं। हम देश को मजबूत करना चाहते हैं। केवल रेवड़ियां बांट के काम नहीं चलेगा। अब मैं सवाल घुमा के पूछता हूं आपसे, आप भी असल में फ्रीबीज ही नहीं दे रहे हैं। जब आप ये कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज देंगे, जब आप ये कहते हैं बाकी की जो आपको वेलफेयर स्कीम्स आप देते हैं, आप हिमाचल प्रदेश में कहते ही हैं कि आप 125 यूनिट बिजली फ्री ले लीजिए, तो जब आप सब जगह फ्री चीज बांट रहे हैं, राशन फ्री बांट रहे हैं या अलग अलग स्कीम्स के जरिए फ्री चीज दे रहे हैं, उसको आप वेलफेयर स्कीम कह देते हैं। और जब दूसरा देता है तो आप कहते हो ये फ्रीबीज है। नहीं, अंतर है साहब। नल से जल देना, उनके पाइप डाल के उसके घर तक पाइप पहुंचाना, ये फ्रीबीज कैसे हो सकती है? शौचालय बनाना, ये फ्रीबीज नहीं हो सकती। नहीं, आपके स्टेट में 125 यूनिट फ्री बिजली देना, ये तो फ्रीबीज है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और फिर भी नहीं जीते आप। बिल्कुल, उसमें भी फर्क रहा, उसमें भी कमी रही। इसलिए मैं कहता हूं कि बस स्थानीय मुद्दे भी हावी होते हैं। अनुराग जी, आपका होम स्टेट, आप वहां से आते हैं, हिमाचल प्रदेश से। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी वहां से आते हैं और उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में बीजेपी हार जाती है। आप इसकी जिम्मेदारी किस पर तय करेंगे? देखिए, जनता ने जो निर्णय दिया हम उसको स्वीकार भी करते हैं। हमने पूरा प्रयास किया कि जो शानदार काम डबल इंजन की सरकार में हुआ, प्रदेश में जयराम जी ने बहुत अच्छी तरीके से काम किया, बहुत विकास भी किया, मोदी जी की सरकार से बहुत प्रोजेक्ट भी मिले और हमने जन जन तक विकास को पहुंचाने, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रही और 0.9% से हम लोग हारे हैं। हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी भी है। हम सब अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। हमें और बेहतर कर सकते थे, नहीं कर पाए। जहां कमियां रही होंगी उसको सुधारेंगे।